हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो सभी को गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना जो प्रिपरेशन है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर देखिए, जो है आज का हमारा क्लासेस जो है हिंदी का है और जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक इसमें देखने को आपको मिलेगा वह मिलेगा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। मैं सोचा कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इसको तीनों को एक साथ ही कर लिया जाए यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा टाइम सेव रहेगा। ये तीन टॉपिक को 3 लेक्चर के माध्यम से 3 डेज में पूरा करना, उससे अच्छा ये है कि एक ही दिन में इन तीनों टॉपिक को ओवरऑल करके जितने भी हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं इम्पॉर्टेंट, जो भी हमारे टॉपिक हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, उसे अच्छे से याद कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेडी हैं। अगर कॉपी और पेन लेकर रेडी हैं तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा यस, ठीक है। और देखो डियर, एक कंजूसी आप लोग कर रहे हो कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो। हम आज तक आप लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं कहें किसी भी वीडियो में कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ये सारी चीज़ें हम नहीं कहे हैं, ठीक है। तो ये बात है कि ये तो आपका फ़र्ज बन रहा है ना कि आप इतना करो, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बात आ रही है तो ये क्लास जो है सभी के लिए, 9th वालों के लिए भी है और 10th वालों के लिए भी है, क्योंकि हिंदी वहीं पूछा जाएगा जो 9th में पूछे जाएंगे, वह 11th के लिए भी पूछे जाएंगे। तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ भी लेवल लो और हाई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन के नाम से जान चुके हैं, नाउन के नाम से पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं सभी चीज़ों को, ओके। डियर, बात करें यहाँ पे, क्या यहाँ पे बात करें संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग तो यही देखते हैं ना, इसका इंट्रोडक्शन देखते भाई कि हाँ भाई संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिचय, इसे जान ले। तो ये परिभाषा जानो। देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं। संज्ञा के नाम, ये डिफिनेशन से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन याद रखोगे ये छोटा सा डिफिनेशन है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही पूछ लिया जा सकता है। ऐसा चांस नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड चेंज हो और पूछ दे। तो ये थोड़ी बहुत याद रखा करो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका जो ये भी इंट्रो है उसे याद रखा करो। चलो, इसके बाद बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं संज्ञा के भेद को लेकर के कि संज्ञा आखिर होती कितने प्रकार के हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि संज्ञा के भेद 3 होते हैं या 5 होते हैं। मैं आज वो पूरे के पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, जिस प्रश्न को लेकर के आपके मन में जो ये भावनाएं चल रही हैं, ये जो क्या बोलते हैं ना, जो भी चीज़ें आपके मन में ये लेकर चल रहा है कि हाँ संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के कितने भेद होते हैं, तो मैं बता दूं संज्ञा का जो भेद होता है यह मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं, और संख्या के कुल भेद यानी कि कुल प्रकार 5 होते हैं। देखो, एक बात अगर हम पूछे तो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से किए जाएंगे, या तो पूछे जाएंगे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं या संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं। पहला तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो आपको लगाना है 5। कुल की बात आ जाए, कुल मतलब टोटल, संपूर्ण, तो संपूर्ण की बात आ जाए तो 5 लगाना है। क्या लगाना है? 5 लगाना है। और पूछे दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, तो दूसरा प्रश्न बनेगा कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं।
तो मैं बता दूं कि संज्ञा जो मुख्यतः होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आप कहोगे कि सर ठीक है, ये तो 3 बता दिए कि मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन जो आप बताए हो कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आप 5 बताए हो, तो इसमें से 2 जो है वह कहाँ चला गया? उड़कर। तो मेरे प्यारे धैर्य रखो, अभी आगे पूरे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक है। एक ही स्लाइड में पूरी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर दूं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला संज्ञा का भेद जो देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक का ही वो 2 भेद हैं, जिसे आगे चलो अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। बाबू एक बात कान खोल के सुन लो, अगर जो बच्चे PYQ नहीं लगा रहे हैं तो मेरा ध्यान से बात सुनो, मैं आपको PYQ कराऊंगा। अगर आपको मैं कहा हूं कि संपूर्ण अच्छे तरीके से पूरा फुल सिलेबस कवर कराऊंगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि मैं वह करके दूंगा, ठीक है। कब? एग्जाम से 1 मंथ पहले। देखो डियर, बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। बाबू मैं कह रहा था कि आपसे तो एग्जाम में तो ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये सारी चीजें मैं बताते चल रहा हूं, इसमें कुछ चीजों को समझो। तो बात करते हैं कि इसे पढ़ करके आप जितना ज्यादा हो सके इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन को शिक्षा, ये जो ऐप है उसे डाउनलोड करें। वहां पे भरपूर जाकर के मॉक टेस्ट दें, DPP लगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लें, ठीक है। देखो डियर, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब समझ रहे हो ना, व्यक्ति क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, किसका? किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष वस्तु का बात करें या किसी विशेष स्थान का बात करें, उसका अगर बोध होता है, ठीक है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो अगर बात करें आपसे, आप अपने घर में रह रहे हो, मम्मी पापा अपने फैमिली के साथ, ठीक है, तो अचानक आपके घर में कोई गेस्ट जो है एंट्री कर जाते हैं। अगर मान लें कि आपके मामा जी एंट्री कर जाते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जा रहे हैं? विशेष हो जा रहे हैं ना, क्योंकि आप तो हर रोज अपने उससे मिल ही रहे हो, वो तो आपके लिए आए हैं विशेष बन करके, गेस्ट के रूप में आए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा, जिसे आप ईमानदारी पूर्वक समझना। बात करें गंगा, गंगा क्या है? गंगा क्या है? एक विशेष रूप से इसको डिनोट किया जा रहा है कि नहीं? देखो नदी तो अनेकों है, क्या है? नदी की बात करें तो नदी तो इस पृथ्वी पे अनेकों है, प्राकृतिक का ऐसा देन है कि हमारे पृथ्वी पे नदियों का कमी नहीं है। लेकिन नदियों में सबसे ज्यादा विशेष कौन है? गंगा। क्या है? गंगा। गंगा नदी जो है एकदम विशेष है। तो ये देखो क्या हो गया, गंगा जो हुआ क्या हुआ? विशेष हुआ। तो ये विशेष जब हुआ तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। बात करें ताजमहल, क्या है? बात करें ताजमहल, या अभी फिलहाल आप बात करो राम मंदिर। क्या बात करो? राम मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हो गया है, हो चुका है, तो वह राम मंदिर क्या है? एक प्रकार का विशेष हमारे लिए क्या है? धर्म स्थल है। क्या है? धर्म स्थल तो अनेकों हैं इस पृथ्वी पे, लेकिन हमारे लिए तो वो विशेष है ना, उसको हम विशेष के रूप से जोड़ेंगे, क्योंकि क्या वह हमारे इस पृथ्वी पे एक इकलौता मंदिर होगा जो राम जी के जन्म स्थली पे निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? विशेष हुआ।
वैसे ही ताजमहल को अब उसकी एग्जाम्पल दे दिए तो इसको छोड़ दो ये, ठीक है। बात कर लो लाल किला की, ये क्या हुआ, विशेष हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे क्या होगा, विशेष हो गए। आगे चलो, रामायण क्या है, रामायण पुस्तकें ग्रंथ तो हमारे लिए अनेकों हैं, लेकिन रामायण क्या है, विशेष है। ऐसे बात कर लो गीता की, ठीक है। ऐसे ही बात कर लो एनसीईआरटी बुक तो सभी है, ओवरऑल बात करें तो उसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, भूगोल भी आएगा, लेकिन अगर बात करें भूगोल की तो ये क्या होगा, विशेष रूप से हो जाएगा। तो इस प्रकार की इन सब चीजों को आप समझोगे, कब समझोगे, अधिक से अधिक ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कुछ बच्चों का ये भी है कि सर यूट्यूब पे भी आप जो है ना एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन लाइए लाइव क्लासेस में, तो मैं कोशिश करूंगा प्यारे कि मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूं, और मैं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा। सिलेबस तो ओवरऑल कंप्लीट हो ही जा रहे हैं और हो ही रहे हैं, बाकी इसका भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है संज्ञावाचक, सॉरी एक मिनट, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जाति, ये जाति नाम हमको तो बहुत बुरा लगता है, बाकी आपको क्या लगता है वह आपका खुद का अनुभव बताएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, आप इससे ही समझ जाओ जाति की बात कही जाएगी, यानी कि कुछ भी कहा जाएगा इसमें तो एक समूह को डिनोट किया जाएगा, यानी कि उस चीज का अगर नाम ले तो उससे उनमें आने वाले सभी परिवार यानी कि सभी सदस्यों का बोध हो जाए। यानी कि अगर बात करें जाति की तो ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एक ही पंडित आएंगे, उसमें सभी आ जाएंगे, ओके, उसमें क्या आएंगे, सभी आ जाएंगे। अगर बात करें घोड़ा, क्या है घोड़ा, तो उसमें तो एक घोड़ा नहीं आएगा, विशेष रूप से एक को तो हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, उसमें तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं घोड़े चल रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जितने भी दौड़ रहे हैं वो मान लो कि पूरे दौड़ रहे हैं, एक को तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। बात कर रहे हैं कि मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, लेकिन इसमें तो ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि मास्टर कौन से मास्टर पढ़ा रहे हैं आपको, या कौन से मास्टर क्लास ले रहा है, कौन सा टीचर जो है वह क्लास ले रहा है, इसमें तो ये क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो ये जो टीचर, स्टूडेंट, ये कुत्ता, पर्वत, नदी, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएंगे, ठीक है। अगर वहीं टीचर में किसी एक टीचर का नाम लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर, तो ये क्या हो गए, ये एक विशेष प्रकार के हो गए, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ओके। तो कुछ इस प्रकार से समझो, चीजों को अपने निजी जीवन से जोड़कर अगर स्टडी को आप करते हो ना, देखो कहीं कहीं पे ऐसी चीजें आती हैं जहां पे वो सारी चीजें आपको जोड़नी पड़ती हैं, वहां पे इंटरलिंक करना पड़ता है। देखो पढ़ने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारा चीज है, लेकिन हम सभी चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ तो पाएंगे लेकिन एक लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी पड़ेगी कि हम जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें हम प्रतिदिन देख रहे हैं, नित्य दिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब चीजों से जोड़ें, उन सब चीजों के थ्रू याद रखें। देखो अब मैं अगर डिफिनेशन पढ़ करके सुनाऊंगा आपको तो एकदम अच्छे से सटीक समझ में आएगा, सटीक बैठेगा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, ठीक है, या सभी सदस्यों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में पर्वत लिया गया है, तो इससे तो पूरा पर्वत आ रहा है। जैसे बात करूं अरावली पर्वत, ये तो विशेष हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पर्वत का एक क्या है, एक सदस्य है, ठीक है। इसी प्रकार की मैं बात कर रहा हूं। नदी, कुत्ता, आजकल जो बच्चे बाबू बात करूं, कुत्ता ये जो है ना बहुत प्यारा जो है, क्या बोले, पालतू जानवर हो गया। बहुत अधिक लोग इसे पसंद कर रहे हैं और पाल रहे हैं, और इसको बहुत अनेकों नाम दे रहे हैं। तो ये सब एक पूरे जाति का बोध कराता है।
नदी का मैं बताया ही, ठीक है। चलो फटाफट से आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, चीजों को, आगे की चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब यहां देखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। देखो भाव, भाव यानी कि भावना, और भावना मीन्स होता है फीलिंग। आपके दिल के अंदर, आपकी इस मन के अंदर जो भी चीजें उत्पन्न ले रही हैं भावपूर्वक अंतर मन से, क्या है, अंतर मन से जो भी चीजें उत्पन्न ले रही है ना, वह क्या कहलाएगा, भाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाव यानी कि फीलिंग, क्या है। और वह जो चीजें आपके अंदर से शब्द बन के निकल रही है, वह क्या निकलेगी तो क्या करेगी, किसी वस्तु को दर्शाएगी कि आपके मन में उस वस्तु के प्रति क्या भाव है, उसकी अवस्था को दर्शाएगी, उसकी दशा को दर्शाएगी। इसी चीज को ना अपने भावनाओं से दर्शाते हैं। प्यारे अगर बात करें तो आपको एक चीजें मैं समझा सकूं तो समझ लो, आपके मन से अगर अपने मम्मी और पापा के लिए कोई प्यार निकल रहा है कुछ, ठीक है, कोई मतलब नहीं, प्यार निकल रहा है, प्यार उत्पन्न हो रहे हैं, लव, तो क्या है, भावना ही तो है ना, प्यार ही तो है, क्या है, प्यार ही तो है ना वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों को समझो, इन सब चीजों से समझोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आप अच्छे से समझ भी पाओगे। आगे की ओर बढ़े। देखो जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये सारी चीजें क्या हैं, ये भाववाचक चीजें हैं। लव, प्यार, ये क्या है, भाववाचक चीजें हैं, ठीक है। बचपना क्या है, भाववाचक चीजें हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ भावनाओं से परख सकते हो, भावनाओं से समझ सकते हो, फीलिंग के द्वारा ही उसे जान सकते हो। बाकी वह ना ही स्पर्श मात्र होता है, ना ही वह देखने मात्र के लिए होता है। किसी ना ही आप देख सकते हो, ना ही उसे स्पर्श कर सकते हो, यानी कि टच करना नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसे ही भावना कहते हैं। देखो कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो मुझे लगता है कि 95%, 99 तो नहीं कहेंगे लेकिन 95% लगभग में आपका ये सटीक बैठेगा क्वेश्चन पे, जो है कि भाववाचक संज्ञा बताते समय शब्द के अंत में जो है प्रायः पन, प और न, त्व, आधा त, व और ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये ओवरऑल मैं बात करूं 90 से 95% जो है ये कवर कर लेगा, ओके। बाकी औरों के लिए आपको तो प्रैक्टिस करने होंगे, अपने मस्तिष्क को आगे की ओर बढ़ाने होंगे। यही नेक्स्ट आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्यारे आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। वही जो मैं बताया था ना कि मुख्यतः 3 होते हैं और कुल 5 होते हैं। तो मुख्यतः में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आता है। अगर बात करें कुल की तो ये द्रववाचक, ठीक है, द्रववाचक, और नेक्स्ट एक और आएगा आपका ये समूहवाचक या समुदायवाचक। इसे भी समझते हैं। देखो बात करें जो शब्द किसी ठोस, ठीक है, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे अगर इस नाम से आप समझो तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब क्या होता है, लिक्विड, द्रव्य, ठोस, द्रव्य, गैस पढ़े हो ना फिजिक्स में। अभी तक तो इतना चीजें तो बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगा। बेसिक नॉलेज ये जानकारी में होंगे ना आपको कि हाँ भाई द्रव्य क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं द्रव कहते हैं। तो द्रव लिक्विड में क्या होगा, तरल चीजें जो, ठीक है, यानी कि देखो ये तो आप समझ गए, ये तो द्रव, ठीक है। द्रव्य एक होता है, आपको उसमें समझना है कि जितनी भी ठोस चीजें हों, जितनी भी तरल चीजें हों, जितनी भी पदार्थ हैं, जैसे कि लकड़ी बात करूं, ठीक है, ठीक है, लकड़ी की बात करूं, सूखी हो या हरी हो,
जितने भी धातु होते हैं, सोने चांदी, ये सारी जितने भी अधातु होते हैं, ग्रेफाइड, ठीक है, जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं, ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला क्या है, ये कोयला आपका क्या है, पदार्थ है। पानी लिक्विड है, तरल है। तेल, घी, लोहा धातु, ठीक है। सोना धातु है, चांदी धातु है, हीरा क्या है, धातु या अधातु, आप मुझे कंफर्म करना, ठीक है। मैंने कह रहा कि ये धातु ही है या अधातु है। सब्जी की मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है मान लो, इत्यादि। यानी कि जो चीजें ठोस रूप में मिले, यानी कि पदार्थ के रूप में, जिससे आप समझो कि हाँ ये पदार्थ हैं, वस्तु, जैसे कि कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, ये सब यही इसी चीज में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है समूहवाचक या समुदायवाचक। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों की एक मिनट यहां से, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से, समूह नहीं समझ रहे हो, समूह तो आप समझ ही रहे हो, ये देखो समूह, समूह मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि एक प्रकार का आप टीम समझो, टीम। ठीक है, जैसे कि भीड़, भीड़ होगा तो कोई एक पर्सनल व्यक्ति जाकर भीड़ लगा देगा कि उसके लिए चाहिए भाई सदस्य, समूह चाहिए ना, 10-15 लोग चाहिए। मेला, मेला एक लोगों से लगता है, 10-15 लोग जहां खड़े हो जाते हैं वहां लोग कहते हैं क्या भाई क्या मेला लगा रखे हो, आगे बढ़ो, हटाओ, साइड दो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें आप समझो। सभा, ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। कक्षा, परिवार, ठीक है, पुस्तकालय, इस सब चीजों को समझो। ओके, अब चलो नेक्स्ट हमारा है सर्वनाम। पहला संज्ञा हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और समझने का पूरा कोशिश किए होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे। बाकी आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है सर्वनाम। आपको मालूम है कि इन तीनों टॉपिकों को हम लोग एक साथ करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सेम कॉपी इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन जो था वही यहाँ पे हम सर्वनाम के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं, तू, आप, जो स्वयं के लिए, या वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो भी चीजें जो प्रयोग होती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो भाई आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम का भेद या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो, पुरुषार्थक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सब चीजों को समझो। ठीक है, इन सब चीजों को आप समझो। मैं बताऊं, पुरुषवाचक, पुरुष से कुछ समझ में आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है, ओके डियर, यहां से देखो, निजवाचक, निज मतलब क्या होता है, एकदम निजी। निज मतलब निजी। निश्चय यानी कि किसी भी चीज को निश्चित कर देना, अनिश्चय, अनिश्चित। ठीक है, संबंध यानी कि रिलेशन, प्रश्न यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा बहुत करके मैं आपको क्लियरिफाई किया यहां से कि थोड़ा समझ लो। ओके, अब एक एक करके सभी को देख लेते हैं, सभी सर्वनाम को। पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम का तो ध्यान से सुनो। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? बाबू, बात करें जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, वे, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आगे देखो। पहले समझो उत्तम पुरुष को। उत्तम पुरुष यानी कि ये प्रथम पुरुष होता है। उत्तम को प्रथम पुरुष कहते हैं। उत्तम मतलब ही होता है सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? उत्तम मतलब ही होता है सर्वश्रेष्ठ। इन सर्वनाम का प्रयोग हम बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। या देखो मैं बताऊं, प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष, यानी कि आप अगर कुछ कह रहे हो तो स्वयं के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करोगे। जैसे कि आपको अपने माता जी से कहना होगा कि माँ पानी लाओ, माँ पानी लाओ। ठीक है, तो ये तो माँ समझ जाएगी कि हाँ माँ, छोड़ो माँ को छोड़ो, कहीं और चलते हैं। कहीं और चलते हैं टीचर के पास। सर मेरा सर अटेंडेंस बन गया। आप पूछोगे जाकर कि सर, एक मिनट थोड़ा मान लो कि सर अटेंडेंस बन गया, तो सर क्या समझेंगे? आप अपने अंदर से सोच के जा रहे हो कि सर क्या मेरा अटेंडेंस बन गया, लेकिन आप जाकर के वहां पे आप नहीं जान रहे हो कि सर्वनामवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कोई चीज होती है, कोई टॉपिक होता है, जिससे कोई हिंदी ग्रामर का पॉइंट टॉपिक होता है जिससे हमें जानना जरूरी है अपने शब्दों के प्रयोग के लिए। आप नहीं जान रहे हो तो आप डायरेक्ट कह रहे हो कि सर क्या मेरा ये, क्या हम कह रहे थे यार, 20 भी कर गया, प्रेजेंटेशन बन गया, यही ना कह रहा था, चलो कुछ भी। तो आप अटेंडेंस बन गया, ठीक है, तो सर क्या समझेंगे? सर समझेंगे कि ये पूछ रहा है कि सभी बच्चों का बन गया। सर कह देंगे कि हाँ ठीक है बन गया, लेकिन आप तो गए थे अपने लिए पूछने, तो ये तो आप नहीं मालूम चला ना कि आप अपने लिए पूछ रहे हो, अपने लिए कह रहे हो कि किसी और के लिए कह रहे हो। तो वहीं इसी चीज को पूरा करने के लिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जिसमें उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष का जिक्र किया गया है, जिसे हम लोग जानते हैं, वह है मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। यानी कि अब जाकर आप जान गए कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष होते हैं, जो कि बोलता के लिए, स्पीकर के लिए यूज किए जाते हैं। स्वयं के लिए जो स्पीकर होता है वह अपने लिए ये यूज करेगा। यानी कि सर मेरा अटेंडेंस बना। अब देखो, अब सर कहेंगे कि अच्छा ये बंदा अपने लिए पूछ रहा था, ठीक है, ये बच्चा अपने लिए पूछ रहा था। तो सर जो है आपको क्या किए, बता देंगे कि नहीं बेटा तुम लेट से आए हो, नहीं बना, ठीक है। यानी कि आप पहले नहीं जान रहे थे, आप बाद में अपने मित्रों के पास गए, आपका मित्र बताया कि देखो बाबू तुम जो पूछे हो ना वो गलत पूछे हो, तुम्हें पूछना चाहिए था ऐसे। और ये जो होता है ना पुरुषवाचक सर्वनाम का एक पार्ट है जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष कहते हैं, जिसमें मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आता है। यानी कि मुख्य रूप से जान लो कि तुम अगर किसी से बात कह रहे हो तो अपने आप को दिखाने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करोगे वही उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष के रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे, ठीक है, सर्वनाम के रूप में, ठीक है। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा, मेरे प्यारे थोड़ी देर वेट कर लो, चलो, मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वालों के लिए किया जाता है, ठीक है। उदाहरण तू, मुझे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है। यानी कि आदर्श सूचक अगर कहा जाए तो आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों और आदि। अन्य पुरुष एक होता है। इन सर्वनाम का प्रयोग
बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण के लिए वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इनको, उनको, उनका, उन्हें, इनमें आदि। यानी कि मुख्य रूप से अगर मैं सेंटेंस की बात करूं कि ये तीनों पुरुष वाचक सर्वनाम आ जाएं, तो आप कहोगे सर मैं जो क्लास में हूं, ठीक है, मैं जो क्लास में हूं, हमारे क्लास के, सॉरी, आप डायरेक्ट कहो कि सर हमारे क्लास के सभी विद्यार्थी आ गए, हमारे क्लास के सभी विद्यार्थी आ गए। यानी कि आप अपने आप को डिनोट कर रहे हो हमारे, हमारे, यानी कि अपने आप को कह रहे हो ना कि हमारे, ठीक है, यानी कि हमारे, तो आप उसमें क्या हो, उत्तम पुरुष के लिए यूज हो रहे हो। सर सुन रहे हैं, सर सुन रहे हैं, ठीक है, सर सुन रहे हैं। आप सर से बातें कर रहे हो तो वह मध्य की बातें हैं, तो मध्यम पुरुष। और बात किसके लिए किया जा रहा है, तो आप अपने सहपाठी के लिए कर रहे हो, अपने मित्रों के लिए जो आपके क्लासमेट हैं, तो वह अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजों को समझो, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। इसी में टाइम तो लग रहा है, लेकिन प्यारे ये तो है हिंदी। और एक बात याद रख लो, लैंग्वेज कोई कठिन नहीं होता है, लेकिन मैं इतना भी कह सकता हूं कि आसान भी नहीं होता है लैंग्वेज सीखना। मेरे प्यारे, अगर बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के 10 फॉर्मूले अगर इस एक टॉपिक से अगर रट लोगे ना, तो वो टॉपिक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करूं तो इसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 10 रूल याद कर लेने से लैंग्वेज नहीं आते, लैंग्वेज नहीं आते हैं। इसको समझना पड़ता है, इसके हर एक तरीके को जानना पड़ता है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप जान लोगे, अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है ना, तो आप जान लोगे कि हाँ चलो ये रूल्स हैं, इसे फॉलो करना है, ये क्या है, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, इसे यूज करना है, वो समझ में आ जाएंगी, वो जल्दी पकड़ पाओगे। लेकिन लैंग्वेज के लिए थोड़ा ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इन सब चीजों से आप बचो, तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, जिसके कारण ये सब चीजें सही रहे। सेकंड देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता समझ रहे हो, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, ये हिंदी में चलेगा। इंग्लिश में क्या चलता था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चलता था। तो वही उसी का सेम कॉपी ये है, कर्ता सब्जेक्ट क्रिया वर्ब, ओके। जैसे कि स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। यानी कि उदाहरण, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्या किया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया भाई, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मेरे प्यारे, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, वे स्वयं कर्ता के लिए यूज किया जा रहा है। यानी कि कौन बर्बाद किया है, मान लो ये लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़का है, ये क्या किया, अपने जीवन को, यानी कि अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया, ठीक है, किसी कारणवश। तो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, यानी कि मान लो कि कोई भी होगा, तो ये कह रहा है कि ये जो है अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो यानी कि बर्बाद किया तो ये खुद किया, खुद किया, इसमें इसका ही हाथ है, तो ये कर्ता हो गया। यानी कि अपने आप को बर्बाद करने में स्वयं इसका ही हाथ है, तो ये कर्ता कहलाएगा। तो कर्ता के लिए यूज हो रहा है ये चीजें, तो ये क्या कहलाएगा, निज, निजी, यानी कि स्वयं कर्ता के लिए यूज हो, वही कहलाएगा। सेकंड है, मैं खुद फोन कर लूंगा, मैं खुद फोन कर लूंगा, अपने के लिए यूज हो रहा है ना, खुद। तुम स्वयं यह कार्य करो, तुम स्वयं यह कार्य करो। श्वेता आप, श्वेता आप ही चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को समझो तो समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, ठीक है।
अब बात करें अनिश्चय सर्वनाम की, बात करो। अब देखो इसमें निश्चय सर्वनाम किधर गया, निज हो गया, अनिश्चय, निश्चय, प्रश्न। अच्छा, एक मिनट, चलो एक बात मैं बता दूं, अनिश्चय। चलो अनिश्चय के द्वारा ही निश्चय को मैं बता दूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज के लिए पीपीटी चाहिए। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट समझ लो निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसे नहीं को भूल जाओ, होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चय सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चय सर्वनाम। जिसे लेना है प्यारे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये निश्चय सर्वनाम ही है, उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है। निश्चय मतलब होता ही है निश्चित। दरवाजे पे रवि आकर खड़ा है, दरवाजे पे रवि आकर के खड़ा है, ये क्या है, निश्चयवाचक। यानी कि आप जान रहे हो कि वहां पे रवि खड़ा है, तब ना कह रहे हो आप कहोगे लस्सी में मक्खी पड़ा है, आप जान रहे हो कि भाई लस्सी में मक्खी पड़ा है, तो पड़ा है, निश्चय है। भिखारी को चावल दे दो, भिखारी को खाना दे दो, निश्चय है, ठीक है। राम माता जी को बुला रहे हैं, ये तो निश्चय है कि राम जो है मां को बुला रहे हैं, बिल्कुल मां को बुला रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। राम ने बेल बजाया, तो आप जान रहे हो ना, तो ये निश्चय चीजें हैं। अनिश्चित की बात करूं तो अनिश्चय का होता ही है कि जो निश्चय ना हो, ठीक है, जो निश्चित ना हो। जैसे कि कुछ, किसी ने, किसी को, कहीं ने, कोई, कहीं को, यानी कि लस्सी में कुछ पड़ा है, तो ये तो नहीं जान रहे हो ना कि क्या पड़ा है। मान लेते हैं कि लस्सी में कहीं मक्खन ही पड़ा हो, लस्सी में कहीं मक्खन ही पड़ा हो, लस्सी में कहीं काजू ही पड़ा हो, लेकिन आप तो क्लियर नहीं कर रहे हो ना, निश्चित नहीं ना कर रहे हो कि लस्सी में पड़ा तो पड़ा क्या है, हो सकता है लस्सी में मक्खी भी पड़ा हो, तो ये क्लियर नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक होता है। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ देने का मतलब क्या होता है, भिखारी के पास तो अनंत चीजों की कमियां होती हैं। अगर भिखारी है अच्छे इस तरीके से, तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होंगे, पहनने के लिए कुछ नहीं होंगे, रहने के लिए कुछ नहीं होंगे, सोने के लिए कुछ नहीं होंगे, तो कुछ क्या दे दो भाई। तो ये तो अनिश्चय वाली बात हो रही। कौन आ रहा है, ये भी निश्चय नहीं है, कोई आ रहा होगा लेकिन कौन आ रहा है। राम को किसने बुलाया है, ओके। तो इस प्रकार से चीजों को समझोगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें, नहीं समझोगे नहीं आएगा। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध मतलब समझते हो ना, रिलेशन। हमारे और आपके बीच में क्या है, एक भाई का ही, बड़ा और छोटा भाई का रिलेशन। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो गुरु शिष्य का रिलेशन, कुछ तो है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ये तो है ना। चलो वहीं जो, सो, जहां, वहां, जैसे, वैसे, जौन, तौन, यानी कि अगर सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के साथ जो संबंध रहता है उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जहां चाहो वहां रहो, यानी कि ये जहां और वहां क्या है, संबंध सर्वनाम है। जैसे बनाओगे वैसे, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, जैसे वैसे। वह कौन है जो रो पड़ा, वह और जो है संबंध है, यानी कि दो शब्दों को जो चीजें इंटरलिंक कर रही है ना उसे समझ लो। जो सो गया वो खो गया, ठीक है, यानी कि सो गया खो गया। अब इसको दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए इन दोनों के बीच में संबंध बनाने के लिए। अब डायरेक्ट कहो सो गया वो खो गया, कुछ नहीं समझ में आए। जो सो गया वो खो गया, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। तो यहां तक चीजों को समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद वाईफाई का पैसा दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। मामा एक पेमेंट मार दो यार, हो जाए और क्या। अरे माइक ऑफ यहाँ कर देखो, क्लास तो हम जाएंगे दे रहे हैं, क्लास। विकास को हम दे देते हैं। क्या विकास तुम्हारा है ना,
राजी में बैठ जाए दे भाई नहीं तो 50 रुपए रिटर्न कर बस ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये देखेंगे चलो नेक्स्ट हमारा आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, यहां देखो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये देखो, जिन सर्वनाम से वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है, जिन सर्वनाम से वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहां तक समझ में आया तो मुझे लगता है कि यहां तक सर्वनाम आपका कंप्लीट होता है। क्या है? यहां तक सर्वनाम आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक। अब देखो एक बात, जिस सर्वनाम से वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, कहां, क्या, कैसे, ये क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्न किया जा रहा है इन सब चीजों से, इन सब शब्दों से क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। कौन, कौन आया, कौन हो तुम, यानी कि क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है डायरेक्ट। कहां गए थे तुम, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ये क्या है? प्रश्न। क्या है ये? ठीक है, कैसे हो तुम, क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। जैसे कि रमेश क्या खा रहा है, कमरे में कौन बैठा है, वे कल कहां गए थे, आप कैसे हो। ठीक है, आप कैसे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब चीजों को समझो, इन सब चीजों को देखो और विशेष कर से करके पढ़ने की कोशिश करो। हर एक चीज को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब जाकर के कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को याद रख पाओगे, नहीं तो भूलने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, भूलने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखो यहां तक हमारा सर्वनाम रहा। सर्वनाम के बाद हम पढ़ेंगे विशेषण को। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण देखो, जो शब्द हिंदी या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, सॉरी हिंदी नहीं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात शब्द, गुण यानी कि दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है। यानी कि मुख्य रूप से विशेषता बताने वालों को ही विशेषण कहते हैं। यानी कि आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, ये क्या है? आसमान की विशेषता ही तो है, आसमान की खूबियां तो ही है कि आसमान कैसा दिखता है? नीला दिखता है। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन की गुणवत्ता को बताया जा रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को दर्शाया जा रहा है। यानी कि उस विशेषता में आप उसके गुण को बता सकते हैं, दोष को बता सकते हैं, उसके भावनाओं को बता सकते हैं, उसके संख्या, परिणाम को, इन सब चीजों को बता सकते हैं। यानी कि कटोरी में मीठे संतरे हैं, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, 5 किलो दूध मोहन को दे दो। ये सब क्या है? विशेषता है, विशेषण ही बताई जा रही है। ठीक है, अब चलो देखो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण की भेद की मैं बात करूं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, ये क्या है? ये सब विशेषण के भेद हैं। ये सब विशेषण के क्या है? भेद हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक। ओके, अब इसको एक एक करके समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अब पहले देखते हैं गुणवाचक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणों के रूप में विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं। गुण,
गुण क्या होता है? आपके अंदर अच्छाइयों को, आपके अंदर के गुणों को बताना कि आप किस किस चीज में काबिलियत हासिल की हो। अब चोरी ये सब कोई गुण नहीं है, ठीक है। जैसे कि कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, ये कालिदास के गुण को बताया जा रहा है। वह लंबा पेड़ है, उसने सफेद कमीज पहनी है, यह क्या है? उसके गुण है। मंजू का घर पुराना है, घर क्या है? पुराना है, तो इसका ये गुण है। यह ताजा फल है, ये गुण है। पुराने फर्नीचर को बेच दो, ठीक है। फर्नीचर कैसा है? पुराना है, ये उसका क्या है? गुण है, ठीक है। देखो, चोरी करना एक अच्छा गुण नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम का अर्थ होता है मात्रा, समझ रहे हो ना? परिमाण, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताएं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया दे दो, ठीक है। 1 किलो घी दे दो, क्या है? घी कितने चाहिए आपको? 1 किलो। तो ये परिणाम के साथ मांग रहे हैं आप। कम लोग हैं, लोग कितने हैं? कम हैं। थोड़ा आटा दे दो, ठीक है। 4 किलो चावल, ठीक है। देखो, परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चय परिणाम वाचक और एक अनिश्चय परिणाम। जैसे कि 4 किलो दूध दे दो, ये परिणाम निश्चयवाचक परिणाम होगा। थोड़ा रुपया दे दो, थोड़ा मतलब कितना? अनिश्चय हो गया, अनिश्चय हो जाएगा। 1 किलो घी दे दो, ये परिणामवाचक, निश्चय परिणामवाचक। कम लोग हैं, कम कितने हैं तो आपको मालूम नहीं है, तो ये अनिश्चय हो जाएगा। यानी जिसमें निश्चितता दिखे वो निश्चय, जिसमें अनिश्चितता दिखे उसे वो अनिश्चय। निश्चय परिणामवाचक विशेषण, जहां पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चय परिणाम विशेषण कहते हैं। 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 2.25 मीटर कपड़ा, ये सब क्या है? निश्चय, निश्चित परिणाम वाचक है, ठीक है। 10 किलो चीनी खरीद लाना, ये निश्चय है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनिश्चय परिणाम वाचक विशेषता। अनिश्चित या अनिश्चय, ठीक है, जहां पे अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा पानी, कुछ आटा, मेले में बहुत आदमी है, बहुत दूध, थोड़ा धन, थोड़ा नमकीन, कुछ दाल, ठीक है। यानी कि चाय में चीनी कम है। ये चीज़ों को समझो, इन सब चीज़ों को समझोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है संख्यावाचक सर्वनाम, सॉरी संख्यावाचक विशेषण। ओके, संख्या की विशेषता को का बोध कराने वाला शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, विशेषण कहते हैं। यानी कि मंदिर में 2 पुजारी हैं, क्या है? संख्या की विशेषता बताई जा रही है। अभिषेक दौड़ के प्रथम आया, दौड़ में, ठीक है। इस घर में 17 लोग हैं, संख्या की विशेष, संख्याओं द्वारा विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। देखो, इसके भी 2 हैं, निश्चित और अनिश्चित, वही चीजें हैं, कुछ नहीं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। ये सब चीजों देख लो। मेरे पुस्तक मेरे लिए मेरे लिए ले आना, 2 पुस्तक मेरे लिए लाना। अब कौन सी पुस्तक लाना है ये तो क्लियर नहीं है, बट 2 पुस्तक लाना है। यानी कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, यह निश्चित है। यानी अनिश्चय के देखो, अनिश्चय विशेषण 4 प्रकार के, 5-6 प्रकार के होते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। यानी कि पूर्ण संख्या बोधक निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चयवाचक संख्या, ठीक है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित वाचक विशेषण, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और समृद्ध समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, प्रतीक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के प्रकार हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि पूर्णता का बोध ही पूर्ण कहलाता है,
ठीक है। इन्हें गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी कि गणना, यानी कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें पूर्णता का बोध हो रहा है। 4 आम लाओ, इसमें पूर्णता की बात की जा रही है, पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसमें संख्या पूर्ण हो, ठीक है। तो इस प्रकार से समझो चीजों को। नेक्स्ट देखो, अपूर्ण, यानी कि उसका ही अपोजिट होगा। जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता ना चले उसे अपूर्ण बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आधा, पौन, ठीक है, पाव, सवा, ये सब क्या है, निश्चितता का बोध नहीं है, ये पूर्ण का बोध नहीं है। आधा किलो गेहूं, ये पूर्ण थोड़ी है, आधा है, ठीक है, क्या है, आधा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आधा दर्जन केले, ये क्या है, पूर्ण नहीं है। अब क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले उसे क्रमिक निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि पहला, ये क्रम है, दूसरा, ये भी क्रम है, तीसरा, सातवां, आठवां, चतुर्थ, छठा, 100वां, ठीक है, 200, ये क्या है, क्रम है। ये क्रम है जिससे मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज किस क्रम पे है, उसे ही क्रम कहते हैं। आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण, आवृत्ति, जिस शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले, यानी कि आवृत्ति मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कि उसका डबल, उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका चतुर्थ, इस प्रकार का। मोहन उससे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, इस आवृत्ति, ठीक है, इस प्रकार की चीजों को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, समुदाय निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्याओं में समूह या समुदाय का पता चले उससे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दर्जन की बात करें तो ये समुदाय है, चालीसा ये समुदाय है, 32, तीनों लोग, चारों घर, 5 भाई, यानी कि ये समुदाय है, ठीक है। 2 दर्जन केले, अपनी 32 बंद करो, ठीक है। इस प्रकार की चीजों को आप समझो। आगे देखो, आगे है हमारा प्रतीक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिन शब्दों से प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे प्रतीक बोधक निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। प्रतीक मतलब एक एक करके, हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, 2 2, ठीक है, यानी कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। अब देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वही है, अनिश्चितता का बोध होता है जिसमें सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों, यानी कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे का मतलब क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, वहां पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। बात करें संकेत या सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो सर्वनाम होते हैं वे भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे उसे संकेत या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह गाय दूध देती है, संकेत किया जाता है यह पुस्तक मेरी है। अब कोई पुस्तक होगी उसकी ओर संकेत करके आप कहोगे कि यह पुस्तक मेरी है, यानी कि किसी भी चीज की ओर अगर संकेत दिया जा रहा हो वह संकेत क्या कहते हैं, संकेत या सर्वनामिक विशेषण होता है। देखो, रहा हमारा संपूर्ण रूप से क्लास यहीं तक। क्लास का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप जो क्या करोगे, आप मुझे इस टॉपिक पे कम से कम 5-5 क्वेश्चन करके और मुझे भेजोगे, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, मेरे टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। मैं चेक करूंगा हर एक का, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही रहा, आज का क्लास भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह लेक्चर, ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।